नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यामिनी अपने परिवार वालों के साथ जयपुर में रहती थी। यामिनी अपने पूरे परिवार में सबसे ज्यादा परेशान अपनी बहू रूबी से थी, क्योंकि उसे ज्यादातर काम मशीन से करने की आदत थी, जिसके चलते वो अपनी बहू रूबी की तुलना अपनी जेठानी की बहू रानी से करके उसे हमेशा सुनाती थी। ये बात रूबी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और आए दिन सास बहू में बहस हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय यामिनी अपने कमरे से नीचे आती है और देखती है कि उसकी बहू रोटी मेकर की मशीन लिए हॉल में बैठकर रोटियां बना रही है, जिस पर वो उसके पास आकर कहती है, हे भगवान, बहू ये तू क्या कर रही है? इतना बड़ा किचन कम पड़ गया था क्या, जो तू हॉल में बैठकर रोटियां बना रही है? पता नहीं तेरा क्या होगा। वो माँ जी, अब आपको मेरी रोटियां बनाने से भी परेशानी हो गई? बहू, मुझे रोटियां बनाने से परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी जगह से है। हॉल में बैठकर कौन रोटियां बनाता है? मैं बनाती हूँ ना माँ जी। और मैं क्या, अब तो सभी लोग बनाते हैं। वो टाइम आ गया है माँ जी, जब हमें रसोई का काम करने के लिए पूरे दिन रसोई में ही ना खड़ा रहना पड़े। बहू, तुझे तो मशीनों की इतनी आदत लग गई है कि अब तो रसोई का भी सारा काम मशीनों से ही करती है। बताओ, आटा गूंथने के लिए आटा मेकर मंगवा लिया, रोटी के लिए रोटी मेकर मंगवा लिया, मसालों के लिए मिक्सर है और भी बहुत है जिनका नाम ही मुझे याद नहीं है। माँ जी, अब आपका क्या मन है? मैं आटा हाथों से गूंथूं, रोटियां गर्मी में रसोई में खड़ी होकर गैस पर बनाऊं? गैस क्यों, चूल्हे पर बनाऊं? मसाले हाथों से पीसूं? कौन करेगा ये सब? गवारपना। बताओ, आज के टाइम में जब हर चीजों को आसानी और जल्दी से करने की मशीनें हैं, तो हम अपना टाइम ही क्यों खराब करें? बहू, उसे गवारपना नहीं, देसीपना कहते हैं। पहले की औरतें मेहनत खुद अपने हाथों से करती थी, सारे काम खुद से करती थी, दिल से अपनी रसोई बनाती थी, तभी तो उनके खाने में स्वाद होता था। और जिससे गैस पर रोटियां नहीं बनती, वो चूल्हे पर क्या बनाएगी? हाँ, ये बात तो आपने सही कही माँ जी, इसलिए उनका सारा समय रसोई में ही लग जाता है। लेकिन आज की औरतों को देखो, रसोई का सारा काम भी कर लेती हैं, साथ ही बाहर का भी। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन जो स्वाद देसी रसोई में होता है, वो आजकल की रसोई में कहाँ देखने को मिलता है। अगर तू एक बार अपनी देवरानी से मिल लेगी गांव में जाकर, तो तुझे पता चलेगा देसी रसोई के बारे में। यामिनी और रूबी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और रूबी को देखकर हंसते हुए कहता है, ये क्या है रूबी, तुमने अपना किचन हॉल में क्यों खोल रखा है? माँ जी, क्या कम थी जो आप भी शुरू हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। अच्छा, तुम्हारा काम हो गया हो तो कुछ नाश्ता पानी मुझे भी मिलेगा या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, नाश्ता तैयार है। मुझे तो बस न्यूज देखनी थी थोड़ी सी, इसलिए यहाँ बैठकर रोटियां बना रही थी, जिस पर आप लोगों ने इतना सुना दिया। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, अपनी सास बहू का मैटर तुम लोग आपस में ही निपटो, मुझे नाश्ता और लंच दो, मैं निकलूं। कुछ समय बाद सभी घर वाले एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं, जिसके बाद प्रकाश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और रूबी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय यामिनी अपनी बहू रूबी और बेटी दीक्षा के साथ हॉल में बैठकर बातें कर रही थी। तभी उसका बेटा प्रकाश ऑफिस से घर आकर कहता है, क्या बात है, आज सारे घर वाले एक साथ बैठे हुए, लगता है कुछ जरूरी बातें चल रही हैं। हाँ बेटा, बात तो जरूरी है। गांव से फोन आया था कि तेरी दीदी की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग कुछ दिनों के लिए गांव हो आए। इसी बहाने बहू भी गांव देख लेगी, वहाँ का माहौल देख लेगी, अम्मा जी को देख लेंगे। भाई, लेकिन मेरा गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, हम लोग और भी परेशान हो जाएंगे। ज्यादा दिमाग मत चला तू अपना, माँ सही कह रही है, बहुत दिन हो गए हैं गाँव गए हुए हमें। ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं गाँव जाने की टिकट बुक करता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो जरा चल के देखूं कि इनकी देसी बहू की रसोई कैसी है। रूबी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है, जिसके बाद सभी लोग अपना सारा सामान पैक करके गांव के लिए निकलते हैं। जहाँ पहुँचने के बाद रूबी की दादी सास दुलारी उसे देखकर कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई मुझसे मिलने। अब जब तक तो यहाँ रहेगी तब तक यहाँ की रसोई तू ही संभालेगी। हे भगवान, अब इनको क्या पता कि मुझे तो गांव की देसी रसोई के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अब बात यहाँ इज्जत की है तो सीखना ही पड़ेगा। क्या हुआ बहू, तू मेरे लिए रसोई बनाएगी ना?
अभी तक मैंने तेरे हाथों का बना हुआ कुछ नहीं खाया है। जी दादी जरूर बनाऊंगी, आखिर मैं भी तो आपकी बहू हूँ और आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। अगले दिन सुबह रूबी रसोई में खाना पकाने के लिए गांव की देसी रसोई में जाती है, जहां शहर की रसोई में मिलने वाली एक भी सुख सुविधा नहीं थी, जिसे देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसकी जेठानी रानी वहां आकर कहती है, देवरानी जी, ये गांव की रसोई में आकर आपके शकल पर 12 काहे बज गए हैं? आपको खाना बनाना नहीं आता का, जो आप इतना परेशान हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाना बनाना तो आता है, लेकिन ये देसी रसोई में खाना बनाना नहीं आता। बस कभी ऐसे गांव में बिना किसी सुख सुविधा के मैंने रसोई नहीं बनाई, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ कि पता नहीं आज मुझसे कैसी रसोई पकेगी भी या नहीं। बस इतनी सी बात? कोई नहीं, हम आपको गांव की देसी रसोई के बारे में सब कुछ बता भी देंगे और सिखा भी देंगे। आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए, हम है ना आपके साथ। जैसे जैसे हम करते जाएंगे आप देखते जाना, धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगी। रानी इतना कहकर रूबी को गांव की देसी रसोई में देसी चीजों और तौर तरीके से रसोई बनाने का तरीका सिखाना शुरू करती है, जैसे कि चूल्हे पर खाना बनाना, मसालों को मिक्सर की जगह सिलबट्टे पर पीसना, दूध की मलाई से घी निकालना, ठंडे पानी के लिए फ्रिज की जगह घड़े का इस्तेमाल करना इत्यादि। रूबी रानी के बताए हुए तौर तरीकों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे देसी रसोई में खाना बनाना सीख जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी रानी और रूबी वहाँ आती है, जिन्हें देखकर यामिनी कहती है, सच में रानी बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। इतना अच्छा और बढ़िया खाना बनाया है तूने, मजा ही आ गया। ये चूल्हे की रोटी, घर का निकाला देसी घी, सिलबट्टे पर पीसे हुए मसाले की खुशबू, इसे कहते हैं देसी बहू की रसोई। हाँ भाभी, सच में खाना बहुत अच्छा बना है। गांव के देसी खाने की बात ही कुछ अलग है, उसके जैसा स्वाद कहीं नहीं मिल सकता, और ये स्वाद सबके बनाए हाथों में नहीं होता है। सच में आप लोगों को खाना इतना पसंद आया? हाँ बहू, लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है? तेरे बस की कहाँ इतना अच्छा देसी तरीके से खाना बनाना, वो भी इतनी मेहनत करके। चाची जी, वो इसीलिए पूछ रही है क्योंकि आज की देसी रसोई आपकी बहू रूबी ने बनाई है। गांव आकर वो भी देसी बहू बन गई है। क्या आप सच कह रही हैं भाभी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बिना किसी सुख सुविधा के रूबी देसी रसोई इतनी अच्छी बना सकती है। क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बहू की देसी रसोई इतनी स्वादिष्ट हो सकती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत सुनाया उसके लिए। मुझे लगा कि सिर्फ मशीनों का इस्तेमाल करके ही रसोई पका सकती है तू, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेरी बहू देसी रसोई में भी पका सकती है, वो भी इतने अच्छे से खाना। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आपने जो भी कहा मेरे अच्छे के लिए ही कहा कि हमें अपने आप को मशीनों और सुख सुविधा का इतना भी आदी नहीं बनाना चाहिए कि बाद में उसके ना मिलने पर हमें ही परेशानी हो। ये बात आपने सही कही है। इंसान को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो हर माहौल में रह ले। जैसे वो कहावत है ना, जैसा देश वैसा भेष, उसी तरह एकदम। इस तरह से रूबी सुख सुविधा की चीजों के साथ रसोई पकाने के साथ साथ देसी चीजों से भी रसोई पकाना सीख जाती है, जिसके बाद यामिनी और रूबी के बीच देसी रसोई को लेकर होने वाले सारे मतभेद खत्म होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से रहना शुरू करती है। अंजू, कहाँ हो यार? जल्दी नाश्ता लेकर आओ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ जी, बस आ गई। आपके पसंदीदा सैंडविच बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि क्या ही बताऊं। लो, खा लो। किसे? सैंडविच को या तुम्हें? अरे बाबा, मजाक ही करते रहोगे, सैंडविच खा लो। यार, एक तो तुम्हारी ये जुल्फें, ऊपर से तुम्हारे गले का ये तिल कहर बरसा रहे हैं। छोड़ो, आज ऑफिस नहीं जा रहा मैं, कहीं बाहर घूम कर आते हैं। अरे मेरा बाबू, सुबह सुबह इतना रोमांस करना सेहत के लिए हानिकारक है। नाश्ता करके ऑफिस जाओ, याद है ना कल माजी आने वाली है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चलो मैं जाता हूँ, बाय, ख्याल रखना अपना। इतना कहकर लकी घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है और अंजू भी अपने कामों में लग जाती है। अगले दिन अंजू की सास संतोष उनके घर आती है और अंजू पैर छूकर अपनी सास का आशीर्वाद लेती है और संतोष बोलती है, खुश रहो बहू रानी, हमें तो लगा था शहर में रहते रहते तुम अपने संस्कार भूल गई होगी।
नहीं नहीं माँ जी, बड़ों की इज्जत करना मैं कभी नहीं भूल सकती, और आप तो मेरी माँ है। चल बहुत बातें हो गई, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दे, भूख लगी है। अपनी सास की बात सुनकर अंजू जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। संतोष को अंजू के किए काम में गलती निकालने की आदत थी। ऐसे ही एक शाम अंजू और लकी डिनर के लिए बाहर जा रहे होते हैं। अंजू एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर और बालों की हाई पोनीटेल बना लेती है, जिससे उसके गले का तिल अच्छे से हाईलाइट हो रहा था। अपनी बहू का ये रूप देखकर संतोष बोलती है, बहू ये सब क्या है, ये क्या पहना है तूने? माँ जी, मैं और लकी बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन लिया और बालों को हाई पोनीटेल बना लिया ताकि मेरे गले का तिल चमक जाए। अपना ये बेफिजूल दिमाग जरा कम चला बहू, और ये कपड़े बदल कर आपने आई बड़ी तिल दिखाने वाली। माँ, आप क्यों अंजू को बेवजह सुना रही हैं? अरे अच्छी तो दिख रही है। अच्छी दिख रही है तो तू भी उसकी तरह ही कपड़े पहनकर गले पे तिल बना ले, फिर दोनों पति पत्नी एक जैसे दिखोगे। माँ जी, आप गुस्सा मत होइए, और लकी आप भी बहस मत करो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। जो खाना घर पर बना है हम वही खाएंगे। इतना कहकर अंजू कमरे में वापस चली जाती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी अंजू को उदास बैठा देखकर लकी बोलता है, बेबी क्या हुआ? माँ की बातों से नाराज हो क्या? थोड़ा सा हूँ। तुम जानती हो ना कि वो गांव से आई हैं, उनको ये सब पसंद नहीं है, ना ही उनको ये सब समझ आता है। हाँ ये बात भी है। वैसे एक बात कहूँ क्या? बोलो। तुम उस ड्रेस में कमाल लग रही थी, और तुम्हारे गले का तिल तो बेहद हसीन लग रहा था। सच में? बिल्कुल सच बेबी, दिखाओ तो सही, कैसे छुपा रखा है तुमने? अरे देखने दो मुझे इसे, तुम जानती हो ना मुझे ये कितना पसंद है। जानती हूँ। ऐसे ही प्यार भरी बातें करते करते दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और खुशी भरे पल एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन अंजू अच्छे से रेडी होकर अपने फोन में सेल्फी ले रही होती है। तभी वो अपनी क्लिक की हुई फोटो को देखकर बोलती है, क्या यार, एक भी फोटो अच्छा नहीं आ रहा। मेरे गले का तिल तो कहीं हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, फोन को कहीं पर रख कर ना टाइमर लगा के फोटो लेती हूँ, शायद बात बन जाए। इतना कहकर अंजू फोन को कुशन के सहारे सोफे पर रख देती है और टाइमर लगाकर सेल्फीज लेना शुरू करती है। उसे ऐसे करते हुए संतोष देखकर बोलती है, अरे ओ बहू, कौन सा भूत घुस गया है तुझमें जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर फोटो ले रही है? नहीं नहीं माँ जी, मुझ में कोई भूत प्रेत नहीं आया। अरे मैं तो टेढ़ी मेढ़ी होकर सेल्फी ले रही थी, लेकिन देखो ना, मेरे ये गले का तिल किसी भी एंगल में परफेक्ट आ ही नहीं रहा है। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है जो सब कुछ भूलकर तू बस अपने तिल को संवारने में लगी रहती है? जरा दिमाग घर के कामों में भी लगा लिया कर। माँ जी, सारा काम खत्म कर कर आई हूँ, इतना गुस्सा मत करो। आप जानती हो ना मेरे गले का तिल मुझे कितना पसंद है। अरे पूरे कॉलेज टाइम पर मैं बड़ी फेमस थी अपने इस तिल के चलते। पर अब तू किसी के घर की बहू बन गई है, इस बात को भूल मत, समझी? और इस तिल को महत्वता देने से अच्छा है कि तू घर के काम काज करे। जा जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। अंजू को बुरा भला कहकर संतोष उसे किचन में भेज देती है और खुद से बोलती है, मेरी बहू का दिमाग सारा सारा दिन बस अपने तिल पर ही अटका रहता है। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा जिससे ये गले के तिल का किस्सा ही खत्म हो जाए। बड़ी खूबसूरत बनती फिरती है, इसकी सारी खूबसूरती में आग लगाऊंगी। संतोष ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ अंजू आती है और संतोष को गर्मा गर्म चाय पीने को देती है। तभी चाय को देखकर संतोष के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो बोलती है, बहू मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, जरा नीचे बैठकर मेरे पैर दबा दे। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अंजू नीचे बैठकर अपनी सास के पैर दबाने लगती है और संतोष बोलती है, बहू तेरे गले का तिल तो वास्तव में खूबसूरत है, नजर न लग जाए, काला टीका लगा दूं? इतना कहकर जैसे ही संतोष अपना हाथ पीछे करती है, तभी दूसरे हाथ से गर्मा गर्म चाय अंजू के गले पर गिरा देती है और अंजू तड़पते हुए बोलती है, हाय माँ जी, ये क्या किया आपने? मुझे जला दिया, मुझे बहुत जलन हो रही है।
अरे बहू गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। अंजू को यूं ही तड़पता हुआ छोड़कर संतोष किचन में जाती है और बर्फ लेकर आती है और उसे अंजू के गले पर लगाती है और मन ही मन में बोलती है, अब मजा आएगा जब इसके तिल की जगह अब ये जले हुए का निशान आ जाएगा। बहुत खुश होती थी ना अपने तिल पर, अब देखती हूँ क्या करती है। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और अंजू के गले पर जला हुआ एक भद्दा सा निशान रह जाता है और उसका दिल उस निशान में कहीं खो सा जाता है। लेकिन अब भी अंजू को खुद से उतना ही प्यार था जितना कि पहले था। ये सब देखकर संतोष को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन अंजू रेडी होकर मार्केट जा रही होती है, तभी उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे ओ हुस्न परी, ये जो तेरे हुस्न पे इतना बड़ा दाग लगा है, जरा इसे छुपा ले। क्यों बाकी लोगों का मन खराब कर रही है? अब तो तेरा तिल भी नहीं है जिसकी तू नुमाइश करती डोल रही है। माँ जी, मुझे कोई गम नहीं है कि मेरे गले पर निशान है या फिर तिल है। मुझे आज भी अपने आप से उतना ही प्यार है जितना पहले था। और माँ जी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि उस दिन मुझ पर चाय गिरी नहीं थी, बल्कि आपने जानबूझकर गिराई थी। और क्यों गिराई थी ये तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं माँ जी। पर फिर भी मैंने उस दिन आपको कुछ नहीं कहा और ना अब कहूँगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी माँ समझा है और माँ कभी गलत नहीं होती। पर आपने जो रास्ता चुना ना मुझे सबक सिखाने का, वो थोड़ा गलत था। अपनी बहू का प्यार देखकर और उसकी समझदारी देखकर संतोष का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। अंजू अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद संतोष कुछ होममेड रेमेडीज का इस्तेमाल करती है और उसे अपनी बहू को जले हुए निशान पर लगाने को देती है, जिससे उसके गले पर जले हुए का निशान धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसके गले का तिल फिर से चमकने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।